जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर के राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित हम वन लाइनर एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को कराएंगे। यह क्वेश्चन आगे भी होने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पहले भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यू पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का। आज का जो पहला चैप्टर है वह है विधानसभा। इसमें पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद 170। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप में। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहाँ निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है? पुडुचेरी। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली व पुडुचेरी। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? हरियाणा व छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 75,000। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? केरल। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/10 हिस्सा। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? 2 बार। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य।
और अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1142। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? 60 दिन। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। राज्य की विधानसभा के 17वें सत्र के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के 17वें सत्र के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि केवल 6 वर्ष की होती है जबकि अन्य राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। विधानसभा में किसी दल के
निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन कानून। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? 33%। अगला चैप्टर है आयोग व परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? 4। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है? 5। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में क्षेत्रीय परिषदें और सूची 2 में मुख्यालय दिया गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सरकारिया आयोग ने। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990 ईस्वी को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? वीपी सिंह। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का जांच कर विचार विमर्श करना और उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? योजना आयोग को। योजना आयोग है परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था के रूप में। योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। निम्नलिखित में से कौन संवैधानेतर संस्था है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है?
अखिल भारतीय सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन संवैधानेतर और विधि बाह्य निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और योजना आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? अशोक चंदा का। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2015 में। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। योजना आयोग का प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी करना। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रधान सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानेतर संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन से। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? अंतर्राज्य परिषद।
भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के 17 दिन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल। संघीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक संस्था या निकाय है? वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? वित्त आयोग। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग द्वारा। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करती है? वित्त आयोग की। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4 सदस्य। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? A.K. चंदा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? Y.V. रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 द्वारा।
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312 के तहत। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? नहीं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? प्रांतीय सेवा। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय राजस्व सेवा। 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई सेवा निम्न में से कौन है? भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में। निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? चीन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती करना। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को
साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए सलाहकारी है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात किस नियोजन के लिए पात्र है? वह नियोजन है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। निम्नलिखित कथनों में से कौन संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ईस्वी किससे संबंधित था? उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? प्रशासनिक सुधार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की? शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करना। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तटस्थता एवं निष्पक्षता। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय, केंद्रीय एवं राज्य सेवाएं। अगला चैप्टर है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है?
वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 ईस्वी में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 ईस्वी में। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 ईस्वी में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? स्वर्ण जयंती। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 ईस्वी में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी में। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन के अंदर।
कथन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावनाओं के बिना नहीं हटाया जा सकता है। कारण बी, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक शक्ति है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,40,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं संचालन करना। संसद, राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना। भारत के निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? इनमें से कोई नहीं। भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। कथन ए और निष्कर्षार्थ दिया गया है। कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। निष्कर्ष गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है।
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 ईस्वी से। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा 246। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किस सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? संघीय संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो इन कार्य सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? संघ के। अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? आपातकाल की स्थिति में, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध का। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकारों को दिया गया है।
समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ को। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संज्ञा सूची का। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय या राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेख न हो, कौन विधि का निर्माण कर सकता है? केवल संसद। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 99। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? 52। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है राज्य सूची के। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? रेलवे पुलिस का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तोल को किस सूची में हस्तांतरण किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है वन को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संघ सूची का विषय है। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है वन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। संघ सूची का विषय है सीमा कर। राज्य सूची का विषय है न्याय। समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेद।
42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। जनसंख्या नियंत्रण संघ सूची का विषय नहीं है। पुलिस राज्य सूची का विषय नहीं है। सीमा कर विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में राज्य के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है संबंधित राज्य की सहमति से। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? केंद्रीय सूची में। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। अगला चैप्टर है राजभाषा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 आई के तहत। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियोक्ता में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में।
सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजे खैर की अध्यक्षता में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 ए। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? सिंधी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? 92वां संविधान संशोधन। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? जम्मू और कश्मीर। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? संथाली। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? अंग्रेजी। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसमें 27 पेज तक आए हैं, 54 पेज है, तो यह एक वीडियो और इसमें अभी आएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।